वेलकम टू द इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विडिटी ट्रैप। वैसे तो लिक्विडिटी ट्रैप एक पोर्शन है उस डिस्कशन का जो केन्जियन लिक्विडिटी प्रीफरेंस में मैंने बताया था। यानी जब लिक्विडिटी प्रीफरेंस शेड्यूल को ड्रॉ करते हैं तो वो पोर्शन जहां पर लिक्विडिटी प्रीफरेंस शेड्यूल परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर आप डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस दैट इज L2 मेजर कर रहे हैं। ये मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं और जाहिर है जो नए सुन रहे हैं उनको शायद सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इजी क्लासेस का वो लेक्चर जो या तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से, या केन्जियन डिमांड फॉर मनी के नाम से होगा, या डिमांड फॉर मनी सिंपल, इन तीनों में से आप ढूंढेगा। वैसे कोशिश मैं करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दें। ओके, तो आज का वीडियो इस बात के ऊपर है कि उस लिक्विडिटी ट्रैप की अहमियत क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं लिक्विडिटी ट्रैप का एक डायग्राम ही बना लूं। यहां पर आप L2 को मेजर कर रहे हैं। ये L2 क्या है? L2 है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। यानी केन्स ने कहा था कि लोग अपनी इनकम को मनी या इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट की शक्ल में रखते हैं। तो पैसे की शक्ल में कितना रखेंगे, यानी मनी की शक्ल में रखें जो लिक्विड कैश की शक्ल में, या इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट, जिसमें उन्होंने एग्जांपल बॉन्ड की दी थी, जो बॉन्ड होल्डर को एक फिक्स्ड इनकम पर पीरियड ऑफ टाइम इंश्योर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर 100 रुपए का बॉन्ड है और इसके ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए इशू किया गया है, तो हर साल वो बॉन्ड होल्डर को 5 रुपए मिलते रहेंगे उससे, और जब 5वां साल खत्म होगा तो उसका 100 रुपए जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो, और 5 रुपए उस साल का इंटरेस्ट वो उसको मिल जाएगा। ये इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे जब आप देखेंगे वीडियो, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो केन्स का कहना था कि लोग या तो मनी की शक्ल में रखते हैं, लिक्विड कैश की शक्ल में, या इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट की शक्ल में। उसकी इकोनॉमिक्स क्या है? तो ये रिलेशनशिप है, यानी L2 जो है ये फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये नेगेटिव फंक्शन है, दैट इज dL2 बाई dr इज लेस देन 0, यानी 0 से कम नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यह है कि इसका कर्व इस तरह से आएगा। तो ये आपका हो गया लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल, आप कुछ भी कह लीजिए। और ये पोर्शन जो है, ये फ्लैटर पोर्शन जो है, फ्लैटर पोर्शन ऑफ एलपी कर्व इज लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, अब ये है क्या, पहले इसको समझिए और फिर इसकी अहमियत क्या है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस किस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती है केन्जियन मॉडल में। हालांकि जो बाद की चीजें हैं उसके थ्रू भी एक्सप्लेन हो सकता है, जो ISLM कर्व के थ्रू, लेकिन चूंकि लिक्विडिटी ट्रैप इमर्ज वहीं कर रहा है केन्स के यहां, तो इसलिए मैं केन्स की से ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। केन्स का कहना था कि इस पर्पस के लिए आदमी जब पैसा अपने पास रखता है कि उसे मार्केट में स्पेकुलेट करना है, बॉन्ड मार्केट में, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये है, तो मनी की डिमांड कुल इतनी होगी, कैश की डिमांड एक इंडिविजुअल इतनी करेगा, और रेस्ट जो है, यानी फॉर एग्जांपल
Q1 कह दें, तो Q1 इज द डिमांड फॉर मनी, यानी डिमांड फॉर मनी टू होल्ड। बाकी उसके पास जो पैसा जो उसने स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए सेट असाइड किया है अपने इनकम में से, बाकी के वो बॉन्ड खरीदेगा। उसकी वजह यह है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड, यानी सेकेंडरी मार्केट में जब बॉन्ड को बेचेंगे तो वो उसका फ्लक्चुएशन जो है, यानी सेकेंडरी मार्केट में उसकी क्या प्राइस होगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली रिलेटेड है। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा तो जो बॉन्ड के प्राइस जो हैं वो नीचे जाएंगे। और उसकी सीधी सीधी वजह है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हर टाइम पीरियड में, यानी 5 साल का है तो हर साल उसको एक फिक्स इनकम मिलेगी, यानी 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 रुपए का बॉन्ड जो है वो आपको एक 5 रुपए की इनकम हर साल देगा, क्योंकि 5% इंटरेस्ट कैरी कर रहा है। अब ये फिक्स्ड है, बॉन्ड के जो इनकम है वो फिक्स्ड है, बॉन्ड का रिटर्न जो है। अब अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से बढ़ के 10 हो गया फॉर एग्जांपल, हालांकि इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है कि 5 से स्ट्रेट अवे 10 हो जाए, लेकिन एग्जांपल के लिए 5 से बढ़ के 10 हो गया, तो यही इनकम जो 5 रुपए है तो ये आपको तो 50 रुपए का बॉन्ड भी दे देगा। तो मार्केट में अगर आप उस बॉन्ड को बेचना चाहेंगे जिस पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, सीधी सी हिसाब किताब ये है। बहरहाल वो इस वक्त का हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। अच्छा, तो ये जो है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में प्रेफरेंस फॉर लिक्विड कैश, यानी कितना जो है वो प्रीफर करेगा कैश की शक्ल में रखना और कितना बॉन्ड की शक्ल में। तो जो कुछ भी इनकम होगी, सपोज उसके पास इतनी है, जो तो इतना जो है उसने बॉन्ड में लगाया हुआ Q1 से लेके और Q2 तक, और रेस्ट और बाकी जो है OQ1 जो है वो उसने उसके पैसे की शक्ल में रखे हुए, फिर कभी इन्वेस्ट कर देगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 2 वजह है, ज्यादा बॉन्ड में लगाने की, कम मनी की शक्ल में रखने की या लिक्विड कैश की शक्ल में रखने की। वो यह है, एक तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इनकम ज्यादा इंश्योर कर रहा है, और दूसरी बात यह है अगर हायर लेवल पे है ऑलरेडी तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि नीचे चला जाए। तो ये कुछ वजूहात हैं। अच्छा, अब केन्स का कहना था कि ये जो है ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ये अलोंग विथ मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई जो है ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। यानी मनी सप्लाई जो है कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। एक तो चीज यह है कि सर्कुलेशन ऑफ करेंसी और कॉइन्स कितने हैं इकोनॉमी के अंदर, वो तो सीधे सीधे उसके कंट्रोल में। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट क्रिएशन कितना है, कि वो भी लिक्विडिटी को ही बढ़ाता है मार्केट में, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाता है, लेकिन उसका ताल्लुक इंटरेस्ट से नहीं है, बल्कि केन्स के अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के इंटरेक्शन से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। ये केन्स की थ्योरी थी, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दी। अच्छा, अब अगर मॉनेटरी अथॉरिटी को, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ, इसलिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर कम करेंगे तो बहुत सी चीजें स्टिमुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के बढ़ने से फिर इनकम बढ़ेगी, और ये पूरे चेन होगी। इसी तरह अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसी तरह के अपोजिट इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने या बढ़ाने के लिए एक चीज तो यह है कि फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कि चूंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो ये तय करता है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट अगर उसने बढ़ा दिया स्ट्रेट अवे, तो जाहिर है कि वो रेपो रेट बढ़ने का मतलब यह है कि बैंक का क्रेडिट महंगा हो जाएगा, तो भी वो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन केन्स ने कोई एक मार्केट के हिसाब से नहीं बताया था। अगर मार्केट को मार्केट के हिसाब से छोड़ दिया जाए, अगर मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई पे फोकस करे, यानी जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो करने के लिए बढ़ाते हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी
कि को महंगा या सस्ता करने के लिए, वो भी यही चीज है बेसिकली। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि उन्हें मनी सप्लाई अगर कंट्रोल करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मॉनेटरी अथॉरिटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये तो उसके हाथ में है नहीं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल, ये तो लोगों का बिहेवियर है, जिस हिसाब से उनके हाथ में क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाना। मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सपोज दिस इज MS1, क्योंकि इंटरेस्ट इनइलास्टिक है तो इंटरेस्ट कुछ भी हो वो एक वर्टिकल कर्व आ जाएगा। ये जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है R1 के ऊपर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ेगा वो भी मैं 1 मिनट के लिए बता दूं, ताकि सपोज ये जो है इन्वेस्टमेंट है और यहां पर आप मेजर कर रहे हैं MEC, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और इसी के ऊपर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मेजर कर रहे हैं। तो वो थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो रहा है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी इजी क्लासेस का एक लेक्चर है, उसको आप देख लीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, सपोज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट लेवल इकोनॉमी के अंदर इतना होगा I स्टार। ओके, मैं I स्टार यहां लिख दूं, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया I स्टार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटा, फॉर एग्जाम्पल यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के अगर यहां आ गया, तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी और बाकी सारी चीजें। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको 1 मिनट एरेज कर दूं ताकि फिर क्लियर बन जाए, वरना इसी में रिलेशनशिप जो मैंने बताई थी आपको, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, ये जो है, और इन्वेस्टमेंट अपने आप में क्या है, इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का, यानी एग्रीगेट स्पेंडिंग लेवल जो है इकोनॉमी के अंदर, उसका एक कंपोनेंट है, यानी एग्रीगेट डिमांड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस कंजम्पशन। ओके, ये इन्वेस्टमेंट जो है कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा, इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो सारी ही चीजें जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे इकोनॉमी के अंदर इस एनालिसिस के हिसाब से। अच्छा, लेकिन इस वक्त हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये भी नहीं, इसका मतलब ये जरूर है कि मॉनेटरी अथॉरिटी को चीजों को अगर रेगुलेट करना है इकोनॉमी के अंदर, तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें मनी सप्लाई एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आरबीआई अनाउंस करने वाला होता है कि उसकी रेपो रेट कितना होगा या रिवर्स रेपो कितना होगा, ये सारी चीजें तो बहुत पूरी इकोनॉमी की, इंडस्ट्री की नजर होती है उसके ऊपर कि क्रेडिट महंगा होने वाला है कि सस्ता होने वाला है। अच्छा, अब मैं उसी डायग्राम को फिर से बना रहा हूं। ये L2 है, दैट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और इस पे हम एक्स एक्सिस पर ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, और ये पोर्शन जो है फ्लैटर पोर्शन जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप है। अच्छा, अभी तो हमने देखा कि मनी सप्लाई जो है वो उसके थ्रू आप, यानी मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेट कर सकती, लेकिन अगर इकोनॉमी जो है वो इस जगह ऑपरेट कर रही है, यानी लिक्विडिटी ट्रैप वो है कि उससे नीचे जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा, ये यानी ये पोर्शन वो है कि जहां से ये फ्लैटर पोर्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद इसका कोई असर लिक्विडिटी प्रेफरेंस का रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने बढ़ने से फिर नहीं होता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नीचे आया तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो परफेक्टली इलास्टिक वहां पर है, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो है वो उस पॉइंट पर हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब यहां पर अगर मनी सप्लाई आपकी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है बहुत लोअर। अच्छा, अब यहां से आप क्या करेंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहते हैं, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मनी सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा, यानी ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में
लोगों का कैलकुलेशन जो है इकोनॉमी में, यानी वो लोग जो कि बॉन्ड मार्केट में, जो कि असेट मार्केट है उसमें स्पेकुलेट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, उनका कैलकुलेशन यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे नीचे नहीं जाएगा। यह भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो जाए, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो गया फिर मॉनेटरी अथॉरिटी क्या हैसियत रहेगी, मॉनेटरी उसकी क्या रहेगी, मतलब यह भी हो सकता है कि ये फ्लैटर पोर्शन यहां पर आके हो, इस तरह की हमें जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो गया कि लोग बॉन्ड खरीद ही नहीं रहे, मतलब तो ये ना कि बॉन्ड खरीद ही नहीं रहे, यानी उसके नीचे का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया तो बॉन्ड में से बिल्कुल उनका खरीदेंगे, सारा पैसा अपना दबा के बैठेंगे। अब जब मार्केट सुधरेगी, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यही है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आया इंटरेस्ट तो नथिंग विल बी स्पेंट ऑन बॉन्ड इंटरेस्ट। तो इसी तरह ये चीज है। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इंटरेस्ट मार्केट में निगेटिव चल रहा है, लेकिन बहरहाल बॉन्ड का तो निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड का निगेटिव खरीदेगा कौन, और बॉन्ड का जीरो पे भी कौन खरीदेगा, तो ये तो रेडिकुलस चीज है। तो बॉन्ड मार्केट में जो स्पेकुलेशन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोएस्ट क्या हो सकता है, वो बताता है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होगा, और अगर इकोनॉमी वहां पर ऑपरेट कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो गाइज ये लिक्विडिटी ट्रैप था जिसके ऊपर मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। थैंक यू वेरी मच।